नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान। एक ही मरहले के तहत 20 नवंबर को होगी पोलिंग, 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, सियासी हलचल हो गई तेज। एनसीपी के कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में महायुति को ही दोबारा इख्तिदार होगा हासिल। गवर्नर कोटा के तहत कानून साज काउंसिल के 7 अरकान ने आज लिया हलफ। हुक्मरान इत्तेहाद के 3, अपोजिशन के 4 अरकान शामिल। और अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, अभी इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का उन्होंने जिक्र किया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही मरहले में पोलिंग होगी, झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को पोलिंग होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। 13 नवंबर को 47 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। वायनाड की लोकसभा सीट पर भी 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। उत्तराखंड की एक असेंबली सीट पर ज़िमनी चुनाव 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में एक ही मरहले के तहत 20 नवंबर को पोलिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र असेंबली की 288 सीटें हैं। इस मौके पर राजीव कुमार ने झारखंड असेंबली इंतखाबात और मुख्तलिफ रियासतों के ज़िमनी चुनाव का शेड्यूल भी जारी किया। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है और सियासी हलचल तेज हो गई है। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को पोलिंग होगी। आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे साजिद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी साजिद खान, बिलाखिर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर को पोलिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है, सियासी हलचल ज़ाहिर तेज़ हो गई है। क्या है सूरत हाल दोनों अघाड़ियों में? अभी तक कोई किसी किस्म का फैसला सामने नहीं आया। साजिद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है साजिद खान से हमारा राबता नहीं बन पाया, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में कुल 9.63 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें 4.97 करोड़ मर्द और 4.66 करोड़ ख्वातीन हैं। 20 से 29 साल की उम्र के 1.85 करोड़ वोटर्स हैं, जबकि
20.93 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। So before we come to the schedule, let me share some basic information about these two states with you. Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general, and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the Assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. Young voters की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था SSR में 1.85 crores और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. तो महाराष्ट्र में एक ही मरहले के तहत 20 नवंबर को पोलिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी 23 नवंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे। महाराष्ट्र असेंबली की 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और आइए इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे साजिद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। जी साजिद खान, एक ही मरहले में 20 नवंबर को पोलिंग का ऐलान हो गया है, इसी के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो गया है, क्या है सियासी सूरत हाल? देखिए, अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां तो पॉलिटिकल सरगर्मियां बढ़ गई, बल्कि इलेक्शन के तारीखों के ऐलान से कबल ही सरकार की तरफ से सरगर्मियां तेज कर दी गई थी। नई नई स्कीमों का ऐलान कर दिया गया था। अभी टोल जो है वो मुंबई आने वाली गाड़ियों का जो टोल है उसको माफ कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएमसी वर्कर हैं, आशा वर्कर है, उनको बोनस देने का भी ऐलान कर दिया गया था। तो मतलब सरकार की तरफ से तो ये तैयारियां मतलब गहमा गहमी पहले से इलेक्शन से पहले की जा रही थी। दूसरी तरफ महाविकास जी इमरान बोलिए। जारी रखिए जी। हाँ, तो और महाविकास आघाड़ी जो है वो अभी उनके यहाँ जो पेच फंसा हुआ है सीटों को लेकर, वो उस पे ही कश्मकश में है, रस्सा कशी चल रही है। हालांकि उनका कहना है कि 90% जो सीटों पे जो इत्तेफाक मतलब बना लिया गया है, जो इत्तेफाकी थी, जो उसको दूर कर लिया गया है और अभी 10% है, उस पर बात कर ली गई थी। दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो महायुति है उसकी जो सीट का ऐलान मेरे ख्याल से कल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट थी वो तकरीबन हो गई है। और ये सब मेरे ख्याल से दिल्ली में अभी बाकी जो जितने में सीनियर बीजेपी लीडर थे वो दिल्ली में मौजूद थे, तो वहां पर तकरीबन हो गया है कि वो कितना सीटें जो हैं किस किस को मिलने वाली है। महायुति आघाड़ी के मुकाबले में महाविकास आघाड़ी काफी मुस्तहकम अब तक नजर आ रही थी। जैसे कि आपने कहा कि महायुति में जो है सहमति हो गई है, इत्तेफाक हो गया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब तक सहमति नहीं हो पाई है, क्या वजह लगती है? बहुत सारी ऐसी सीट है, जैसे पूना की एक सीट है, वहां पर उनका पेच फंसा हुआ है। दूसरा जो इंदापुर की सीट अभी जिन्होंने हर्षवर्धन पाटिल जो है वो शामिल हुए हैं एनसीपी शरद पवार में, उस सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो ऐसी जगह पर हैं जहां पर शिवसेना और कांग्रेस के दरमियान जो है वो सीटों के लेकर के तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शिवसेना का कहना ये है कि वो सीट पहले जो पहले जो मुत्तहदा शिवसेना थी, जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, तो वो सीटें वो शिवसेना की थी, लेकिन बंटवारे के बाद वो एकनाथ शिंदे के पास चली गई। तो उस पर कांग्रेस दावा कर रही है कि मुझे मिलना चाहिए जी। तो हाँ, लेकिन अब उद्धव ठाकरे का कहना ये है कि वो सीटें शिवसेना की ऑलरेडी है, उसको शिवसेना के पास ही रहना चाहिए। इसलिए लेके वो सीटों में कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 दिन में इनके सीटों का भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए तारीख का ऐलान हो गया है। अब वो अगर सीटों को लेके पेच फंसाएंगे और ये जाहिर करना चाहेंगे कि उनके बीच में यकजहती नहीं है, फूट है सीटों को लेकर के, तो एक
बैड मैसेज जो है पब्लिक के बीच में जाएगा। लोकसभा इंतखाबात में जिस तरह से कांग्रेस ने परफॉर्म किया है, जाहिर है वो तो यूपी पर प्रेशर डालेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए। यही वजह है कि वो जो शिवसेना की सीटें हैं वो कांग्रेस मांग रही है। हाँ देखिए, अभी तो पल्ला कांग्रेस का भारी था। हरियाणा के इलेक्शन से पहले तक उसको पूरा इस बात पे जोर दे रही थी कि मैं यहाँ पे बिग बॉस हूँ और मुझे ज्यादा हक मिलना चाहिए। लेकिन अब जाहिर जब से ये हरियाणा के रिजल्ट आए हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ है कांग्रेस का भी, और ये दूसरी पार्टियां हैं जो थोड़ा उनका मोरल बढ़ गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसी सूरत हाल में दोनों पार्टियां, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, ये चाहेंगी कि बराबर की जो हिस्सेदारी हो सब में, डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन ये इतना तय है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे 100 के आसपास सीट पे लड़ने वाली हैं, और जो एनसीपी शरद पवार है उसको 80 से 85 सीट मिलने वाली है। दूसरी बात आप समझ लो इमरान की, ये खास यहाँ का जो इलेक्शन है इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है जिसमें इनको अपने जो वकार के वजूद को मतलब स्टैब्लिश करना होगा। दूसरी तरफ लड़ाई जो है असली शिवसेना और नकली शिवसेना में है, और दूसरी तरफ है असली एनसीपी और नकली एनसीपी में। तो मतलब ये लड़ाई बिल्कुल बटी हुई है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि एक सिंपल इलेक्शन है और यहाँ पर बीजेपी और एक तरफ महायुति, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, तो वो उस तरह का ये इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन में पूरे खेमे बटे हुए हैं, अलग अलग खेमे हैं, क्योंकि सब जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का खास बात यह है कि यहाँ के जो वोटर है पूरी तरह से अलग अलग सेक्टर्स में है। मराठा वोटर अलग है, ओबीसी वोटर की अलग पहचान है, शिवसेना का जो वोटर है उसकी एक अलग पहचान है, एनसीपी का जो वोटर है उसकी एक अलग पहचान है। साजिद खान, महायुति आघाड़ी को लेकर एक तजब्जुब पहले से ही अजीत पवार को लेकर चला आ रहा था। परसों काबीना की जो मीटिंग हुई उससे वो गायब हो गए। मीटिंग शुरू होते ही 10 मिनट के बाद वो काबीना मीटिंग से चले गए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने ज़रूर बयान दिया कि एक रैली में उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को जीतने की उन्होंने आवाम से अपील की है। लेकिन क्या कहेंगे, क्या ये अजीत पवार के लिए मतलब एक तरह से सिचुएशन बिल्कुल अलग समझी जा रही है, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं? जी जी, देखिए अजीत पवार का मसला ये है कि अजीत पवार को पसंद और नापसंद करने वाले बीजेपी में दो खेमे हैं। जो आरएसएस सपोर्टर्स हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से अजीत पवार को पार्टी में रखा जाए, लेकिन जो दूसरा एक खेमा है वो चाहता है कि अगर इस वक्त अगर अजीत पवार को पार्टी से अलग किया गया या मतलब युति से अलग किया गया तो एक गलत मैसेज जाएगा और इस पे बीजेपी को लॉस हो सकता है। तो वो उनको बीजेपी को एनसीपी को साथ में रखना मजबूरी भी है। क्या उन्हें दूसरी तरफ ये डर है कि महाविकास आघाड़ी चले जाएंगे वापस चाचा के पास? नहीं, कुछ खेमा देखिए, बीजेपी का एक खेमा तो चाहता है कि वापस चले जाए चाचा के पास, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि एक मराठा वोट अगर एनसीपी का काट सकता है कोई तो वो अजीत पवार है। देखिए वेस्टर्न जो महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र का जो इलाका है, अब चूंकि जी बोलिए, इंतखाब की तारीख का ऐलान हो गया, क्या लगता है अजीत पवार महायुति से जुड़े रहेंगे या कुछ किसी किस्म का कोई तजब्जुब अभी भी बाकी है? नहीं, अभी पूरा तय है कि अजीत पवार महायुति में रहेंगे, क्योंकि अभी देखिए ये नीतीश राणे का जब मामला हुआ था तो अजीत पवार ने ही एकनाथ शिंदे से कहा था कि आप इसको रोकिए, क्योंकि अजीत पवार के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक, माइनॉरिटी वोट बैंक है। और हाँ, तो जाहिर सी बात है कि एक और यहाँ पे महाराष्ट्र में 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे बहुत इफेक्टिव है वो। तो ऐसे वक्त में अजीत पवार का अगर मुस्लिम वोट अगर उनसे जुड़ा रहता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ फायदा उनको हो सकता है। मराठा वोट वो वैसे भी कुछ ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी पकड़ भी है मराठा वोट में। एक यंग मराठा लीडर के तौर पे शरद पवार के बाद इनको अजीत पवार को देखा जा रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो मराठा वोट, जो अजीत पवार का जो मसला है वो ये है अजीत पवार का जो मसला है वो ये कि अगर उनको पार्टी में या युति में निकाल दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो बीजेपी की और शिकल इधर होगी।
हाँ, क्योंकि ये बहुत टेम्पो हाई हुआ था उस वक्त, और जो बीजेपी सपोर्टर्स थे वो बहुत खुश हुए थे कि चलो अब पूरी तरह से हमने सरकार गिरा दी और जो महाविकास आघाड़ी को तोड़ दिया। अब वो सरकार, मतलब जाहिर सी बात है कि वोटर्स का जो वोटर या सपोर्टर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल लड़ाई लड़ते रहते हैं। जहां पे अगर उनकी पार्टी जीत रही है वो तो बहुत खुश होते हैं, जाहिर है। जी साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे साजिद खान मुंबई से, जो हमें तफसील बता रहे थे। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल भी तेज़ हो गई है। दोनों महायुति और महाविकास आघाड़ी इस अमल में मसरूफ़ है कि इत्तेहाद को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि इलेक्शन में जीत हासिल कर सके। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तारीखों के ऐलान पर एनसीपी के कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात को देखा है कि लोगों ने अच्छे काम और तरक्की और उनकी स्कीमों को वोट दिया है जो हुकूमत और मुताल्लिका रियासती हुकूमतों ने दी हैं। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। Maharashtra Assembly poll date announced 28th November for the single phase election. What's your comments, sir? Maharashtra elections are due, and it is imperative to have the assembly formation before 26th of November. And I'm very happy that the Election Commission has announced the poll dates today. 20th November will be the polling, and 23rd will be the counting. And I'm very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. And राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी और अनिल देशमुख का भी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ, पूरा समय दिया गया सरकार को अपने कामकाज निपटाने के लिए, घोषणाएं करने के लिए, चुनावी घोषणाएं करने के लिए पूरा समय दिया गया वो महाराष्ट्र में। और अंततोगत्वा जब बिल्कुल अंतिम मुहाने पर आकर के चुनाव का ऐलान किया गया, महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास आघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोकसभा का नतीजा भी बिल्कुल ऐसा था कि सरकार लगातार भाग रही थी इलेक्शन से वहां, तो फाइनली करवाना पड़ रहा है। लोकतंत्र की यही ताकत है कि तमाम कोशिशों के बाद भी इलेक्शन की एक निश्चित तिथि है कि उसके पहले तो आपको करवाना ही है, तो वो करवाना पड़ रहा है। हम स्वागत करते हैं और हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। शिंदे साहब अभी चुनाव घोषित होने से पहले तक जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे, लेकिन क्या कमान उनके हाथ में है? क्या वो फ्रंट सीट पर हैं? क्या वो तो एक चेहरा थे, एक मोहरा थे। सरकार तो कोई और चला रहा था। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में कौन सरकार को नियंत्रित कर रहा था ये पूरा देश जानता है। तो शिंदे साहब ने अपना गोल्डन पीरियड काट लिया है और अब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता कह रही है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि किस तरह से लोकतंत्र को लूट करके वहां सरकार बनाई गई थी महायुति की। अब महाराष्ट्र की जनता उसका बदला लेना चाहती है। फिर भी हम उससे मतलब जो आया इस तारीख को लड़ेंगे, उसमें क्या है। महाविकास आघाड़ी करके हम जैसे लोकसभा के चुनाव लड़े उसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा अरविंदो, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपको लगता है कि महाअघाड़ी की वापसी हो सकती है? उसके कारण है, बहुत सारे कारण है। पहला कारण है भ्रष्टाचार, दूसरा कारण है संवेदनाहीन सरकार, तीसरा कारण है महाराष्ट्र से सारी इंडस्ट्रीज गुजरात में चले गए तो बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी, महिलाओं पे अत्याचार, कानून व्यवस्था नहीं, किसान परेशान। कौन परेशान नहीं है बताओ? तो ये भौतिक सुखों से नहीं आता, रोजाना जो रोजी रोटी की जो बात है वो नहीं हुई, इसलिए महाराष्ट्र बहुत परेशान है इनसे और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार मजबूती से आई। लेकिन महायुति की जो नेता है वो कह रहे हैं कि मराठा अस्मिता की अगर बात रियल कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं। उन्होंने किया, उन्होंने तो खेलते रहे उनके साथ में। चुहा बिल्ली का खेल है ना, वैसे बेचारे मराठों के साथ खेलते रहे, जबकि पता था कि 50% आरक्षण पूरा हुआ है,
दे नहीं सकते। सच बोलने की तो हिम्मत नहीं, झूठे है ही, पैदाइशी झूठे लोग हैं, तो क्या सच्चाई बोलेंगे, क्या सच बोलने की हिम्मत नहीं रखी है। केंद्र सरकार की बात थी, और आप अगर देखना चाहते हो उसकी सच्चाई तो यही अरविंद सावंत है, जो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्शल यहाँ लोकसभा में पिछले 10 वर्ष से यही बात करता रहा कि भाई वो आरक्षण की मर्यादा को आप खुला कर दो। ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पवार साहब की राष्ट्रवादी है, और बाकी हमारे मित्र पक्ष है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। और जिस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन है तीनों पार्टी का, अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी, सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। असम्बली इंतखाबात के ऐलान से चंद घंटे कबल गवर्नर कोटे के तहत 7 अरकान कानून साज कौंसिल की हलफ बर्दारी हुई। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने रियासती काबीना की सिफारिश पर अमल करते हुए गवर्नर के कोटे के तहत 12 खाली असामियों के लिए कानून साज कौंसिल के 7 MLCs के नामों को मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल की डिप्टी स्पीकर नीलम गोढ़े ने 7 MLAs को हलफ दिलाया। 7 MLC सीटों से हुक्मरान इत्तेहाद को 3 और अपोजिशन इत्तेहाद को 2-2 सीटें मिली हैं। हलफ लेने वाले MLCs में चित्रावाग, विक्रांत पाटिल, बाबू सिंह महाराज राठौड़, पंकज भुजबल, इदरीस नायकवाड़ी, मनीष कायंदे और हेमंत पाटिल शामिल हैं। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।